प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। क्या? राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, जब हम राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं तो वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने जो विचार दिए हैं उनकी विचारधाराओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है काल्पनिक विचारधाराएं, दूसरा है ऐतिहासिक विचारधाराएं। जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी किया है, काल्पनिक विचारधाराएं, ऐतिहासिक विचारधाराएं, मतलब राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को दो भागों में बांट सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि हम राज्य की उत्पत्ति के जो विभिन्न सिद्धांत उनको आसानी से समझ सकें। तो आज जो हमारा सिद्धांत चल रहा है वो छठा सिद्धांत है। 5 सिद्धांत मैंने राज्य की उत्पत्ति के अपलोड कर दिए हैं, आप लिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। बाकी मैं व्यवस्थित रूप में क्रमबद्ध रूप में सारे सिद्धांत समझा रहा हूं। तो बेटा यहाँ ध्यान देंगे सबसे पहले क्या कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के जो विचार दिए हैं उन विचारों के आधार पर दो प्रकार की विचारधाराएं अस्तित्व में आती हैं। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विचारधाराओं को दो भागों में बांट दिया जाता है, काल्पनिक विचारधाराएं और दूसरा है ऐतिहासिक विचारधाराएं। बेटा, काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत वास्तविक रूप में विद्वानों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विचार दिए गए हैं वो कल्पना के आधार पर दिए गए। किसके आधार पर दिए गए? कल्पना के आधार पर दिए गए हैं। जैसे कि काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत आएगा, शक्ति सिद्धांत आएगा, मातर सत्तात्मक सिद्धांत आएगा, पितर सत्तात्मक सिद्धांत आएगा और सामाजिक समझौता सिद्धांत आएगा। अर्थात यहाँ 5 सिद्धांत जो हैं वो काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पांचों ही सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो विचार देते हैं वो कल्पना के आधार पर देते हैं, तथ्य के आधार पर नहीं। किसके आधार पर देते हैं? कल्पना के आधार पर। इसलिए इन पांचों ही सिद्धांतों को काल्पनिक विचारधाराएं कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। मैंने वैसे 5 सिद्धांत अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। बाकी अभी भी क्रमबद्ध रूप में मैं सारे समझा रहा हूं। आज छठा सिद्धांत चल रहा है। तो 5 सिद्धांत कौन कौन से आ जाएंगे? नंबर 1 राज्य की उत्पत्ति का दैवीय या ईश्वरीय सिद्धांत, यस। दूसरा है शक्ति का सिद्धांत, तीसरा है पितृ सत्तात्मक सिद्धांत, चौथा है मात्र सत्तात्मक सिद्धांत और पांचवा है सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये पांचों ही सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में जो विचार देते हैं वो कल्पना के आधार पर देते हैं, इसलिए इनको काल्पनिक विचारधाराओं की संज्ञा दी जाती है। और यहाँ पर जो ये पांचों ही सिद्धांत हैं वो राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, राज्य को एक बनावटी संस्था मानते हैं। यह बात भी आपको नोट करनी है। अब चूंकि हमें तो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत को समझना है, लेकिन ये तभी समझेंगे जब आप इसकी पृष्ठभूमि को समझ जाएंगे। तो काल्पनिक विचारधाराएं क्लियर होगी। मैंने ये 5 सिद्धांत आपको समझा दिए हैं क्रमबद्ध रूप में, ठीक है। आज तो हम ले रहे हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। तो मतलब ये हुआ कि राज्य की उत्पत्ति की विचारधाराओं को जब हम दो भागों में विभाजित करते हैं तो एक तो हो जाता है काल्पनिक विचारधाराएं, जिसमें कि 5 सिद्धांत आ जाते हैं। 5 सिद्धांत मैंने आपको समझा दिए। और दूसरी जो विचारधारा वह है ऐतिहासिक विचारधारा। ऐतिहासिक विचारधारा के अंतर्गत वास्तविक रूप में ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत आता है। और जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है ये वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति के बारे में कल्पना की बात नहीं करता है, कल्पना से संबंधित विचार नहीं देता है, बल्कि जो विकासवादी सिद्धांत है वह तथ्यों के आधार पर यह बात कहता है। क्या कहता है? कि राज्य इतिहास का फल है, मतलब राज्य का क्रमबद्ध रूप में क्रमशः धीरे 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 धीरे
क्या हुआ है, विकास हुआ है। जैसे कि वास्तविक रूप में जो एक पेड़ होता है उसका भी धीरे धीरे विकास होता है। सबसे पहले वो एक बीज रूप में होता है, फिर एक पौधा बनता है, पौधा बनने के बाद में वो धीरे 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 एक विशालकाय वृक्ष बन जाता है। तो क्रमशः इसका विकास हुआ है। तो जिस प्रकार से एक पौधे का धीरे धीरे विकास होता है, उसी प्रकार से राज्य का भी धीरे धीरे क्रमशः विकास हुआ है। इसलिए राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है वो ये कहता है कि राज्य इतिहास का फल है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है और वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति में किसी एक तत्व का योगदान नहीं रहा है। जैसा कि यहाँ काल्पनिक विचारधाराओं के अंतर्गत जो 5 सिद्धांत हैं, दैवीय सिद्धांत तो कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार कौन है, ईश्वर है। मतलब यहाँ राज्य का आधार ईश्वर को माना गया है। शक्ति सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का आधार शक्ति है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत ये कहता है कि राज्य का आधार परिवार है और परिवार में भी वास्तविक रूप में जो पुरुष होता है वो परिवार का मुखिया होता है। और मातृसत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि वास्तविक रूप में यहाँ पर भी जो राज्य का आधार होगा परिवार होगा, लेकिन परिवार का जो मुखिया होगा वो महिला होगी, पत्नी होगी। ठीक है। इसके बाद में वास्तविक रूप में जो अगला सिद्धांत है सामाजिक समझौता सिद्धांत, वो ये कहता है कि राज्य व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक संस्था है, राज्य एक बनावटी संस्था है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। तो वाकई ये 5 सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का आधार एक एक तत्वों को मानते हैं, एक एक तत्वों को। जैसे दैवीय सिद्धांत ईश्वर को मानता है, शक्ति सिद्धांत केवल शक्ति को आधार मानता है, मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक सिद्धांत वास्तविक रूप में राज्य का आधार परिवार को मानते हैं, और सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य का आधार व्यक्ति के द्वारा निर्मित समझौते को मानते हैं। तो एक एक तत्वों को मानते हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है इसका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति या राज्य का आधार एक तत्व से नहीं हुआ है, बल्कि वास्तविक रूप में राज्य इतिहास का फल है। राज्य का जो अस्तित्व में आना हुआ है या राज्य की जो उत्पत्ति हुई है, राज्य का जो निर्माण हुआ है, वह वास्तविक रूप में एक तत्व से नहीं हुआ है, बल्कि अनेक तत्वों के योग से राज्य अस्तित्व में आया है। ये बात कौन कहता है? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत, जो कि ऐतिहासिक विचारधाराओं के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि कल्पना की बात नहीं करते, बल्कि ये तथ्यों के आधार पर अपनी बातें कहते हैं। ये तथ्यों के आधार पर अपनी बातें कहते हैं। तो बेटा नोट करेंगे, विकासवादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि राज्य इतिहास का फल है। मतलब राज्य का क्रमशः धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास हुआ है। बाकी राज्य के विकास के ऊपर मैं अलग से भी एक लेक्चर अपलोड करूंगा। आज हम केवल विकासवादी सिद्धांत को समझाएंगे। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? अब मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम ध्यान दें, मैं प्रतिदिन जो एक लेक्चर मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूं, उसकी जानकारी सूचना आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराऊँगा। आपको इधर उधर भटकने की कतई आवश्यकता नहीं है। जो विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ चुके हैं, उनका ये दायित्व है कि अन्य विद्यार्थियों को भी हमारे चैनल की जानकारी दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का हित हो सके। मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम पूरे भारत के अंतर्गत तो मेरा जो चैनल है इसकी जानकारी विद्यार्थियों को हो जानी चाहिए, जिससे कि मैं राजनीति विज्ञान को जिस रूप में समझाना चाहता हूँ उस रूप में मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी राजनीति विज्ञान को समझ सके। क्यों? क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान को केवल राजनीति विज्ञान नहीं मानता हूँ, मैं राजनीति विज्ञान को एक सुप्रीम साइंस मानता हूँ, सर्वोच्च विज्ञान मानता हूँ। मैं राजनीति विज्ञान को एक मास्टर साइंस मानता हूँ, स्वामी विज्ञान मानता हूँ। और वैसे भी अब राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति का विज्ञान बनने वाला है, साइंस ऑफ पॉलिटिक्स। तो मैं इन सब बातों को ध्यान में रखते एक एक लेक्चर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं केवल दिखावा और वाहवाही के लिए प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड नहीं करता हूं, नहीं, मैं तो मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान समझाने के लिए प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूं। मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। मेरी मेहनत का आपको फ़ायदा उठाना है,
लाभ उठाना है। यदि आपका हित होगा तो मैं मानूंगा कि मेरी मेहनत सफल रही, अन्यथा मेरी मेहनत बेकार गई। यस। अब बेटा हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। अब एक एक बात को मैं क्रमबद्ध रूप में समझाऊंगा। ये सारी बातें समझने के बाद में विकासवादी सिद्धांत के ऊपर कहीं से भी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में या स्नातक स्तर या स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाए, आप इतना समझा दीजिएगा, आपको चाहे स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों, मैं ये कहता हूँ दावे के साथ आपको इतने अच्छे अंक प्राप्त होंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और यदि प्रतियोगिता परीक्षा की बात आती है तो विकासवादी सिद्धांत के संदर्भ में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनता है। चलिए बेटा, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत ये ऐतिहासिक विचारधारा में आएगा। क्यों आएगा इसमें? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर जो विकासवादी सिद्धांत है वह कल्पना के आधार पर राज्य की उत्पत्ति की बात नहीं करता है, बल्कि वास्तविक रूप में ये कहता है तथ्यों के आधार पर कि राज्य का धीरे धीरे विकास हुआ है। कैसे हुआ है? जैसे कि वास्तविक रूप में एक पौधे का धीरे धीरे विकास होता है, उसी प्रकार से राज्य का भी क्या होता है? विकास होता है। जिस प्रकार से एक बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है, उसी प्रकार से राज्य का भी धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, तो ये तथ्यों के आधार पर ये बात बता रहे, इसलिए हम कहेंगे कि ये ऐतिहासिक विचारधाराएं हैं और ऐतिहासिक विचारधारा में विकासवादी सिद्धांत आएगा जो कि कल्पना की बात नहीं करता है बल्कि तथ्यों की बात करता है। यस। अब इसमें मैंने एक एक बात आपके लिए नोट की है, ध्यान दें। अनेक तत्वों का फल है, अर्थात विकासवादी सिद्धांत का कहना है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार एक तत्व नहीं है। जैसा कि काल्पनिक विचारधाराओं में जो 5 सिद्धांत है, पांचों सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के आधार के लिए एक एक तत्व की बात करते हैं। जैसे दैवीय सिद्धांत केवल ईश्वर की बात करता है, शक्ति सिद्धांत शक्ति की बात करता है, पितर सत्तात्मक मातर सत्तात्मक सिद्धांत केवल परिवार की बात करता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत केवल समझौते की बात करता है कि समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया है। ये एक एक तत्व की बात करते हैं कि भी राज्य का आधार एक तत्व है। लेकिन विकासवादी सिद्धांत ये कहता है कि नहीं, ये बात गलत है। वास्तविक रूप में राज्य का जो आधार है वो एक तत्व नहीं है बल्कि राज्य अनेक तत्वों का फल है। मतलब वर्तमान समय में जो राज्य अस्तित्व में है वह एक तत्व के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में नहीं आया है बल्कि अनेक तत्वों का फल है। अब ये तत्व क्या क्या होंगे? ये 6 तत्व मैं आपको समझाऊंगा। ये 6 तत्व मैं आपको समझाऊंगा जिनके कारण राज्य अस्तित्व में आया है। एक बात, अगला संपूर्ण अतीत की देन है। विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत ये कहता है कि जो राज्य है वह संपूर्ण अतीत की देन है, पूरे इतिहास की देन है। मतलब वास्तविक रूप में राज्य इतिहास का फल है। राज्य का धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में विकास हुआ है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है, जैसे पेड़ का विकास होता है वैसे ही राज्य का विकास हुआ है। पेड़ के लिए उसी प्रकार की जलवायु चाहिए, पानी चाहिए, खाद चाहिए, तो इसी प्रकार से राज्य का भी धीरे धीरे समय और परिस्थिति के हिसाब से क्रमशः विकास हुआ है। जैसे प्रारंभिक समय में हम देखिए तो सबसे पहले कबीलाई समाज था, हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो नगर राज्य आते हैं, फिर विशाल साम्राज्य आते हैं, उसके बाद में आज की बात करते हैं तो राष्ट्र राज्य की बात की जा रही है कि आज राष्ट्र राज्य अस्तित्व में है। और आगे का जो सपना देखा जा रहा है वही देखा जा रहा है कि विश्व राज्य की स्थापना होने वाली है, अर्थात हमारा जो अब आदर्श है वो विश्व राज्य की स्थापना करना है। तो ये मैं संक्षेप में बता रहा हूँ क्योंकि राज्य के विकास के ऊपर मैं अलग से लेक्चर अपलोड करूँगा। तो ये क्रम से धीरे धीरे इसका विकास हुआ है बेटा। ठीक है, तो संपूर्ण अतीत की देन है, मतलब वर्तमान समय में जो राज्य अस्तित्व में है, विकासवादी सिद्धांत कहता है कि यह संपूर्ण अतीत की देन है, ये जो राज्य है वो इतिहास का फल है। अगली बात, सबसे अधिक मान्य है बेटा, जितने भी राज्य की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी सिद्धांतों में सबसे अधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है। अर्थात आज पूरी दुनिया में राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में विकासवादी सिद्धांत को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए सबसे अधिक मान्य जो सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति के बारे में वह कौन सा है? ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। नोट करेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात, राज्य विकास का फल है, अर्थात वास्तविक रूप में राज्य का धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में क्या हुआ है? विकास हुआ है, इसलिए राज्य विकास का फल है। जैसे एक पेड़ का विकास होता है वैसे ही राज्य का विकास होता है। मैंने नोट भी किया, जैसे पेड़ का विकास हुआ है वैसे ही राज्य का विकास हुआ है। बेटा पेड़ के लिए उचित जलवायु चाहिएगा,
है, खाद चाहिएगा, पानी चाहिएगा। ठीक उसी प्रकार से वास्तविक रूप में राज्य को भी हम कहें तो राज्य का भी धीरे धीरे समय और परिस्थिति के हिसाब से विकास हुआ है। राज्य के स्वरूप में भी धीरे 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 परिवर्तन होता रहा है। प्रारंभिक समय में कबीलाई समाज था, कबीले का मुखिया सरदार हुआ करता था। उसके बाद में कबीले का धीरे 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 आकार बढ़ा, जैसे जैसे आकार बढ़ा उसका क्षेत्र बढ़ा, तो वैसे वैसे जो है राज्य नामक संगठन अस्तित्व में आया है। ठीक है बेटा। अगली बात है, समय विशेष की देन न होकर संपूर्ण इतिहास की देन है। विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में कह रहा है कि समय विशेष की देन न होकर संपूर्ण इतिहास की देन है। मतलब राज्य की जो उत्पत्ति हुई है वह किसी निश्चित समय पर नहीं हुई है कि हम ये बता दें कि भाई उस दिन, उस समय, उस युग में राज्य की उत्पत्ति हुई है। नहीं, समय विशेष की देन नहीं है राज्य, बल्कि संपूर्ण इतिहास की देन है। मतलब राज्य इतिहास का फल है। राज्य का धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में विकास हुआ है, ये किसी समय विशेष की देन नहीं है। एक निश्चित समय में, एक निश्चित दिन इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, बल्कि धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप में, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है पेड़ का विकास होता है, एक पौधे का विकास होता है, वैसे ही धीरे 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 राज्य का विकास हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि राज्य इतिहास का फल है। क्या? राज्य इतिहास का फल है। ठीक है। तो ये मैंने जो महत्वपूर्ण बातें थी सारे इसमें नोट कर दिए हैं बेटा। ये सारी बातें एक एक कर कर नोट करेंगे, ये सब बातें आपकी समझ में आ जाती हैं तो विकासवादी सिद्धांत को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, मैं एक बात जरूर बताऊंगा यहाँ। अब क्या, देखो बेटा, वैसे कहा यह जाता है कि राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत आधुनिक युग की देन है। बात सही है। व्यवस्थित रूप में विकासवादी सिद्धांत आधुनिक समय में दिया गया है, हम मानेंगे। लेकिन बेटा यहाँ ध्यान देंगे, वास्तविक रूप में जब हम अरस्तु की पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं, राजनीति विज्ञान के जो जनक है अरस्तु, इनकी किताब का नाम है पॉलिटिक्स, विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है पॉलिटिक्स। तो अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं तो विकासवादी सिद्धांत अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? वहाँ पर क्या बताते हैं अरस्तु कि परिवार से ग्राम और ग्राम से नगर राज्य, ग्राम से नगर राज्य अस्तित्व में आए। अब बेटा ये विकास की तो बात कह रहा है कि सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आता है? पति, पत्नी, संतान और दास से परिवार बनता है। अरस्तु कह रहा है ये बात। फिर अब एक परिवार से अनेकों परिवार बन जाएंगे, तो फिर स्वाभाविक रूप में हो रहा है, प्राकृतिक रूप में हो रहा है। तो अनेकों परिवारों से फिर क्या हो जाएगा? ग्राम बन जाएगा। अब ग्राम, एक ग्राम से अनेकों ग्राम हो जाएंगे, तो फिर अनेकों ग्रामों से एक नगर राज्य बनता है, तो नगर राज्य अस्तित्व में आ जाता है। तो यहाँ पर जो नगर राज्य अस्तित्व में आया है बेटा, ये किसके कारण आया है? विकास के कारण आया है। मतलब नगर राज्य का, सिटी स्टेट का स्वाभाविक रूप में, प्राकृतिक रूप में विकास हुआ है। ये एक बनावटी संस्था नहीं है, एक कृत्रिम संस्था नहीं है। इसलिए अरस्तु ने भी राज्य को एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था माना है, कृत्रिम संस्था नहीं माना है। तो इसलिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में भी मौजूद है, बशर्ते कि कोई अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का गंभीरता से अध्ययन करे। अगर नहीं भी कर रहे तो आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दे दिया है बेटा। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं हम। राज्य की उत्पत्ति में एक तत्व ने नहीं अनेक तत्वों ने योग दिया है। अर्थात अब मूल बात आती है कि राज्य की उत्पत्ति में एक तत्व ने नहीं अनेक तत्वों ने योग दिया है। ये बात कौन कहता है? राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत कहता है। जबकि काल्पनिक विचारधारा में जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं, दैवीय सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत है, पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत, ये राज्य का आधार एक एक तत्व को मानते हैं। लेकिन ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत राज्य का आधार एक तत्व को नहीं मानता है, बल्कि इसका कहना है क्या कि अनेक तत्वों ने राज्य की उत्पत्ति में अपना अपना योगदान दिया है। एक तत्वों ने नहीं, अनेक तत्वों ने योगदान दिया है। अब वो तत्व कौन कौन से हैं जिनके कारण वर्तमान समय में जो राज्य अस्तित्व में आया है? अब हम 6 तत्वों की बात करेंगे। यस बेटा। नंबर 1, सामाजिक भावना। बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, 6 के 6 तत्व आपको समझने। इन 6 तत्वों ने वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति में अपना अपना योगदान दिया है। एक तत्व की बात नहीं कर रहे, इन 6 के 6 तत्वों ने राज्य की उत्पत्ति में अपना अपना योगदान दिया है वर्तमान समय में जो राज्य अस्तित्व में है। पहला है सामाजिक भावना। बेटा इसका सीधा सा भावार्थ होगा क्या? जैसा कि मैंने यहाँ नोट भी कर दिया, अरस्तु क्यों, ये भी मैं बताऊंगा। देखो वास्तव में ये मानव का स्वभाव है। क्या स्वभाव है? कि वह
समाज के बिना रह ही नहीं सकता, वह अकेले के रूप में जीवन नहीं जी सकता। समाजशास्त्र में इमाइल दुर्खिम ने एक प्रयोग कर भी देखा था। दो बच्चे लिए, एक बच्चे को समाज में रखा गया, दूसरे को पशुओं में छोड़ दिया गया। तो पशुओं के साथ जिस बच्चे को छोड़ा गया था वह पशुओं जैसी आवाज़ें निकालने लगा, पशुओं की तरह ही वो चलता फिरता था। और जिसको समाज में रखा गया, परिवार में रखा गया, वो परिवार की तरह ही, उन व्यक्तियों की तरह ही आचरण करता था। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि व्यक्ति, मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, मनुष्य स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। जैसा कि राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने ये बात कही है। क्या कही है? कि जो व्यक्ति ये कहे कि मुझे राज्य और समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, वह व्यक्ति नहीं है, मनुष्य नहीं है, या तो वह पशु है या देवता है। मतलब केवल पशु और देवता समाज और राज्य के बिना, क्या केवल पशु और देवता समाज और राज्य के बिना रह सकते हैं, मनुष्य राज्य के बिना, समाज के बिना नहीं रह सकता। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। तो वास्तव में सामाजिक भावना के कारण राज्य अस्तित्व में आता है, अर्थात व्यक्ति राज्य और समाज के बिना रह ही नहीं सकता। जैसा कि अरस्तु ने फिर कहा है कि राज्य का जन्म जीवन के लिए हुआ है, लेकिन सद्जीवन की प्राप्ति के लिए यह अस्तित्व में बना हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राज्य की उत्पत्ति का जो पहला तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक भावना। सामाजिक भावना का मतलब ये है कि मनुष्य वास्तविक रूप में अकेले के रूप में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, वह समाज के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वह स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है, स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है। ये बात अरस्तु ने भी अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में कही है। इसलिए इसका जो पहला तत्व है वह सामाजिक भावना, मतलब वह पशुओं की तरह जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, बल्कि वह किसी न किसी रूप में एक समुदाय विशेष के अंतर्गत अपना जीवन व्यतीत करेगा, चाहे वह कबीलाई समाज हो या फिर हम ये कहें कि आगे चल कर के विभिन्न प्रकार के संगठन अस्तित्व में आ जाते हैं अपने अपने धर्म के आधार पर, वो एक अलग बात है। लेकिन रहेगा वो किसी न किसी रूप में एक समुदाय में, अकेले के रूप में वह जीवन व्यतीत नहीं कर सकेगा। इसलिए वास्तविक रूप में मनुष्य में सामाजिक भावना होती है, और सामाजिक भावना होने के कारण वास्तविक रूप में समाज के बिना वो रह नहीं रह सकता। क्या समाज के बिना रह नहीं सकता? और समाज के बिना नहीं रह सकता है तो समाज का जो संगठित रूप होता है, समाज का जो संगठित रूप होता है वह संगठित रूप ही राज्य कहलाता है। तो इसलिए राज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है बेटा। दूसरा लेते हैं वंश संबंध। वंश संबंध जिसको कि किनशिप अर्थात नातेदारी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वास्तविक रूप में वंश संबंध के अंतर्गत, नातेदारी के अंतर्गत जो एक वंश के लोग होते हैं, एक नातेदारी के लोग होते हैं, नातेदारी की किनशिप बोलते हैं अंग्रेजी में इसको। ये नातेदारी समाजशास्त्र की शब्दावली है। ये एक साथ रहते हैं, मतलब एक वंश के जो सदस्य होते हैं वो सब एक साथ रहते हैं। और जब ये एक साथ रहते हैं तो वास्तविक रूप में एक साथ रहने पर फिर ये एक समाज का निर्माण कर लेते हैं, एक समाज का निर्माण कर लेते हैं, या हम ये कहेंगे कि एक कबीले का निर्माण हो जाता है और अंततः फिर राज्य का निर्माण हो जाता है। कैसे? जैसे अब मैकाइवर ने कहा है कि वंश संबंध समाज का निर्माण करता है। वंश संबंध किसका निर्माण करता है? समाज का निर्माण करता है, और समाज अंततः राज्य का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि समाज का संगठित रूप होता है बेटा, वही राज्य कहलाता है। इसलिए वंश संबंध या नातेदारी, जिसको रिश्तेदारी भी हम कह सकते हैं, वैसे नातेदारी शब्द समाजशास्त्र की शब्दावली है, किनशिप बोलते हैं इसको। तो वंश संबंध ने भी राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी में दूसरे बिंदु में, वंश संबंध में ही क्या, ये बात आपको नोट करनी है, इसमें सब बात आ जाएगी। वंश संबंध ने परिवारों को, मतलब वंश संबंध ने परिवारों को जन्म दिया। क्या? वंश संबंध ने परिवार को जन्म दिया, फिर परिवारों ने जाति को जन्म दिया, और जाति ने कबीले को जन्म दिया, और कबीलों ने समाज को, तथा समाज ने राज्य को जन्म दिया। तो बेटा यहाँ मूल बात ये आ रही है कि वंश संबंध के कारण राज्य अस्तित्व में आता है। राज्य की उत्पत्ति का वंश संबंध भी एक आधार है, एक तत्व है। सामाजिक भावना भी है
और वंश संबंध भी है। कैसे है, पुनः दोहरा रहा हूं कि वंश संबंध ने परिवारों को जन्म दिया, ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक साथ रहते हैं तो फिर वो परिवार का निर्माण होता है? अब वंश संबंध ने परिवारों को जन्म दिया, फिर अब परिवार तो आगे बढ़ेगा ना, एक परिवार थोड़ी ना रहेगा। इसकी तरफ संकेत अरस्तु ने भी कर दिया था, मैंने यहां पर नोट कर रखा है। अब परिवारों ने फिर किसको जन्म दिया? जाति को। फिर जाति ने किसको जन्म दिया? कबीले को। कबीले का मुखिया कौन होता है? सरदार होता है। कबीले का जो मुखिया होता है, शासक होता है, कौन होता है? सरदार होता है। तो जाति ने कबीले को जन्म दिया और कबीलों ने फिर समाज को जन्म दिया तथा समाज ने राज्य को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि समाज का जो संगठित रूप होता है वही राज्य होता है। इसलिए बेटा राज्य की उत्पत्ति में वंश संबंध ने भी अपना योगदान दिया है। बेटा तीसरा है धर्म। धर्म ने भी राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। धर्म भी राज्य का एक महत्वपूर्ण आधार है। धर्म भी राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। कैसे? देखिएगा, यहां सबसे पहले मैं एक वाक्यांश दे रहा हूं। एक विद्वान है फ्रेजर कह रहे हैं कि जब वंश संबंध, अब ये वंश संबंध दूसरे नंबर पर आ रहा है ना, जब वंश संबंध के तत्व का जोर कम होने लगा और आदि मनुष्यों में, आदि मनुष्य मतलब आदिम मनुष्य, जो आदिम समय के मनुष्य थे, आदि काल में आदिम मनुष्यों में एकता तथा संगठन कम होने लगे। अब बेटा फिर ध्यान दें, जब वंश संबंध के तत्व का जोर कम होने लगा, मतलब वंश संबंध नातेदारी कमजोर पड़ने लगती है और आदि मनुष्यों में एकता तथा संगठन कम होने लगे, तो धर्म ने उनमें एकता तथा अनुशासन बनाए रखने में काफी सहायता की। क्यों? क्योंकि वंश संबंध फीके पड़ गए। उसके बाद में क्या हुआ कि आदिम मनुष्यों में कबीलाई समाज के अंतर्गत धीरे धीरे एकता और संगठन भी कमजोर होने लग गए, तो व्यक्ति तितर बितर हो गए, बिखरने लग गए। जब बिखरने लगे तो उनमें एकजुटता कैसे स्थापित की जाए? फिर एकजुटता स्थापित करने के लिए क्या किया गया? धर्म ने उनमें एकता तथा अनुशासन बनाए रखने में काफी सहायता दी। मतलब फिर धर्म ने वास्तविक रूप में उनमें एकता स्थापित करने के लिए प्रयास किया और धीरे धीरे जब धर्म ने एकता स्थापित करने का प्रयास किया तो वास्तविक रूप में धर्म जैसे जैसे वास्तविक रूप में इसका आकार और क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ जाता है तो धर्म के आधार पर विभिन्न प्रकार के समुदाय बन जाते हैं और फिर ये समुदाय ही आगे चल करके राज्य का रूप धारण कर लेता है। कैसे? जैसे मैंने लिखा भी है, तीसरे बिंदु में ही चलेंगे अभी हम, कि प्राचीन काल में धर्म का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। कैसे बेटा? वास्तव में प्राचीन काल में जो धर्म का रूप था वो एक प्रकार से प्रकृति पूजा के रूप में था। जैसे पेड़ पौधों की पूजा करना, सूर्य की पूजा करना, चंद्रमा की पूजा करना। अब इसके आधार पर धीरे धीरे जब ये इन पेड़ पौधों की प्रकृति की पूजा करने लगे तो फिर इनका एक समुदाय बन गया, इनका धीरे धीरे एक समुदाय बनना हो गया और समुदाय जैसे बना तो फिर समुदाय का एक मुखिया तय हो गया तो फिर मुखिया ने उस समुदाय के लिए निश्चित नियम तय किए। क्या? निश्चित नियम तय किए और जैसे जैसे इसके निश्चित नियम तय किए तो धीरे धीरे वह समुदाय ही वास्तविक रूप में आकार और क्षेत्र में बड़ा हो जाता है और जैसे जैसे वह क्षेत्र और आकार में बड़ा हो जाता है वैसे वैसे ही फिर वह आगे चल करके राज्य नामक संगठन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस आधार पर यह कहा जाता है कि वास्तविक रूप में धर्म ने भी राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। जैसे कि मैं ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में प्राचीन काल में भी और मध्य युग में भी धर्म ने राज्य की उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो वास्तविक रूप में जो मध्य युग होता है, मध्य युग में विशेष जो झगड़ा था वो किसके मध्य में था? पोप और सम्राट के बीच में था। पोप कहे कि हम शक्तिशाली हैं, सम्राट कहे कि हम शक्तिशाली हैं। लास्ट में जाकर के मध्य युग के जो प्रतिनिधि विचारक है संत थॉमस एक्विनास ने स्पष्ट रूप में कह दिया, क्या कह दिया कि भाई पोप शक्तिशाली है। मगर आगे चल करके मैकियावेली ने स्पष्ट रूप में कह दिया कि राजनीति के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, राजनीति का आधार नैतिकता नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले पूरी दुनिया में मैकियावेली ने धर्म और राजनीति का, धर्म और नैतिकता का मतलब एक तरफ कर दिया और राजनीति को एक तरफ कर दिया, अर्थात राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग कर दिया। इसलिए पूरी दुनिया में राजनीति से धर्म और नैतिकता को पृथक करने वाला सबसे पहला विचारक कौन है? मैकियावेली है। इसलिए मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक या पिता कहा जाता है। बेटा ध्यान रखेंगे। अब अगली बात क्या है? दैवीय भय ने राज्य के कानूनों के पालन में सहायता प्रदान की। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ विशेषकर देवताओं के भय ने राज्य के कानून के पालन में सहायता प्रदान की। क्यों? क्योंकि वास्तव में प्रकृति पूजा जब की जा रही थी तो प्रकृति पूजा के आधार पर ही
उन लोगों का एक समुदाय बन गया, समुदाय बन गया तो उनका मुखिया तय हो गया, मुखिया ने नियम तय कर दिए और आगे चल करके वो समुदाय एक विशाल आकार रूप धारण कर लेता है और फिर वो एक राज्य का रूप धारण कर लेता है। अब राज्य का रूप धारण कर लेता है तो यहाँ पर वास्तविक रूप में जनता के द्वारा जो आदेशों का पालन किया जाता है वह ईश्वर के भय के कारण किया जाता है। इसलिए दैवीय भय ने, ईश्वरीय भय ने राज्य के कानूनी के पालन में सहायता प्रदान की। अतः यह कहा जा सकता है कि राज्य की उत्पत्ति में धर्म नामक तत्व ने भी अपना योगदान दिया है। बेटा ध्यान रखेंगे। चौथा है आर्थिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों ने भी राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। आर्थिक गतिविधियां भी राज्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का एक महत्वपूर्ण आधार है, राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। बेटा ध्यान दें कैसे। सबसे पहले निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है। सबसे पहले क्या होता है? निजी संपत्ति का अस्तित्व होता है। अब वैसे देखें तो निजी संपत्ति का अस्तित्व कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जीन जैक्स रूसो ने बड़ा अच्छा लिखा है। जीन जैक्स रूसो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहले अपना कदम उठाते हुए कहा कि ये धरती मेरी है, इतनी ज़मीन मेरी है, वास्तविक रूप में तभी से संपत्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। और जब से संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हुआ तब से मनुष्य की शुद्ध शांति काफूर होगी, भंग होगी। ये बात भी किसने कही है? जीन जैक्स रूसो ने कही है। बेटा फिर से बोल रहा हूँ, जब से संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हुआ है तब से मनुष्य की शुद्ध शांति काफूर होगी, ये भंग होगी, मतलब मनुष्य की शांति नष्ट हो गई, समाप्त हो गई। ये बात किसने कही है? जीन जैक्स रूसो ने। तो वास्तव में संपत्ति का जो प्रादुर्भाव होता है तब होता है जबकि सबसे पहले व्यक्ति ने कहा कि इतनी जमीन मेरी है, धरती मेरी है, तभी से संपत्ति का प्रादुर्भाव माना जाता है। अर्थात सबसे पहले निजी संपत्ति अस्तित्व में आती है और जब निजी संपत्ति अस्तित्व में आ जाती है तो वास्तविक रूप में वहाँ पर फिर निजी स्वार्थ का जन्म हो जाता है। और जब निजी स्वार्थ का जन्म हो जाता है तो व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी संपत्ति सुरक्षित रहे, और संपत्ति सुरक्षित रहे तो इसके लिए फिर व्यक्ति राज्य के निकट आता है। अर्थात फिर संपत्तिशाली लोगों के द्वारा प्रयास किया जाता है कि भाई किसी न किसी रूप में एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जिससे कि हम संपत्तिशाली लोगों की संपत्ति की रक्षा की जा सके। तो वास्तविक रूप में फिर ये राज्य के निकट में आ जाते हैं और राज्य के निकट आते हैं तो राज्य अस्तित्व में आता है। ठीक है बेटा। अब आगे मैंने लिखा है, एक विद्वान है गैटेल। गैटेल कह रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मनुष्यों द्वारा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बाद में संपत्ति और धन संचय, ये सब राज्य निर्माण में आवश्यक तत्व रहे हैं। बेटा ध्यान दें, अब ये वाक्यांश आपको नोट करना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गैटेल क्या कह रहे हैं? ध्यान दें। आर्थिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप मनुष्यों द्वारा मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति, क्या? मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा बाद में संपत्ति और धन का संचय, मतलब फिर संपत्ति और धन का संचय किया गया और यह सब राज्य निर्माण में आवश्यक तत्व रहे। क्यों रहे? क्योंकि जब संपत्ति और धन का संचय किया जाने लगा तो फिर जिन लोगों के पास संपत्ति थी उनकी इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई कि अभी संपत्ति की रक्षा कौन करेगा? तो संपत्ति की रक्षा करने के लिए इन्होंने वास्तविक रूप में राज्य नामक संगठन की स्थापना की। ठीक है बेटा। तो वास्तविक रूप में जो चौथा तत्व है आर्थिक गतिविधियां हैं। मैंने यहाँ स्पष्ट कर दिया, निजी संपत्ति अस्तित्व में आता है। निजी संपत्ति अस्तित्व में आ जाती है तो व्यक्ति का निजी स्वार्थ होता है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करें, संपत्ति की रक्षा करें। तो इसके लिए किसी ऐसे संगठन से जुड़ना जरूरी है जो संपत्ति की रक्षा कर सके, और वह संगठन केवल राज्य हो सकता है। इसलिए लोग राज्य के निकट आ जाते हैं और राज्य अस्तित्व में आता है। पांचवा है बेटा शक्ति, पावर। अब ध्यान दें, यहाँ वास्तविक रूप में जो शक्ति है वह शक्ति भी राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य की उत्पत्ति का एक आधार है, या शक्ति का भी जो है राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कैसे? जैसे सबसे पहले मैंने व्याख्यान से लिखा है, गैटेल कह रहे हैं कि परिवार जो कि वंश संबंधी इकाई थी। आप जरा समझें, परिवार जो कि वंश संबंधी इकाई थी, यहां पर आ गया ना वंश संबंध। तो वंश संबंध में सबसे पहले मतलब ये एक साथ रहते तो परिवार अस्तित्व में आएगा सबसे पहले। तो परिवार जो कि वंश संबंधी इकाई थी की अपेक्षा कुल, उपेक्षा नहीं, अपेक्षा कुल, मतलब इसके बाद कुल अस्तित्व में आता है। कुटुंब बोलते हैं जिसको, कुल जो एक धार्मिक इकाई थी जिसको अन्य कबीलों के विरुद्ध रक्षा तथा आक्रमण पर आधारित इकाई कहा जा सकता है। अब समझे इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में हुआ क्या
कि परिवार जो कि वंश संबंध संबंधी इकाई थी, इसकी अपेक्षा कुल जो एक धार्मिक इकाई थी, मतलब परिवार फिर कुल के रूप में बदल जाता है, जो कि एक धार्मिक इकाई है, जिसको कबीला भी कहते हैं, जो कि एक धार्मिक इकाई है, जिसे अन्य कबीलों के विरुद्ध, जो ये कुल है ना कबीला, इसको अन्य कबीलों के विरुद्ध रक्षा तथा आक्रमण पर आधारित इकाई कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो परिवार है वंश संबंध संबंधी इकाई थी, उसके बाद में फिर ये कबीला क्या एक कबीले का रूप धारण कर लेता है। जब कबीले का रूप धारण कर लेते हैं तो विभिन्न प्रकार के कबीले अस्तित्व में आते हैं, और फिर कबीलों में क्या होता है, वास्तविक रूप में आक्रमण होता है। तो ये सब अपनी अपनी रक्षा के लिए क्या करेंगे, शक्ति का विस्तार करेंगे, शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि वास्तविक रूप में जो कबीला होता है, कबीले का मुखिया कौन होता है, सरदार होता है, और जो सरदार होता है वो चाहता है, क्या चाहता है, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हो, जिससे कि अन्य कबीलों से अपने कबीले की रक्षा की जा सके, अन्य कबीलों से अपने कबीले की रक्षा की जा सके। आज भी आप देखो राष्ट्र राज्य, सभी राष्ट्र राज्य आपस में अपनी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहे हैं या नहीं बढ़ा रहे, सब राष्ट्र राज्य अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, सैनिक शक्ति का विस्तार कर रहे हैं आज, कि हमारी संप्रभुता की रक्षा तभी होगी जब हमारी सैनिक शक्ति मजबूत होगी। तो आज भी आप देख सकते हैं ये तत्व तो आज भी है। तो बेटा क्या है, कबीले के लिए क्या शक्ति जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका जो मुखिया होता है सरदार होता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे इस कबीले का आकार बढ़ जाता है, धीरे धीरे इस कबीले का क्या आकार बढ़ता है, इसका क्षेत्र बढ़ता है, और जैसे जैसे इस कबीले का आकार क्षेत्र बढ़ता है वैसे वैसे ही एक कबीला राज्य रूपी संगठन का रूप धारण कर लेता है। तो इसका मतलब हम आज कह सकते हैं कि प्रारंभिक समय में जो कबीला था वो कबीले का ही धीरे 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 विकास हुआ, और वह कबीला ही आज आकार और क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा हो गया। तो उस कबीले ने ही वास्तविक रूप में राज्य रूपी संगठन का रूप धारण कर लिया है। अतः हम कह सकते हैं कि शक्ति ने भी राज्य की उत्पत्ति में अपना योगदान दिया है। ये बात कौन कहता है? विकासवादी सिद्धांत। छठा तत्व है राजनीतिक चेतना। बेटा ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक चेतना। सबसे पहले तो यहाँ ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर राजनीतिक चेतना क्या होती है। बेटा मध्य युग में हम देखते हैं, जहाँ पर ये धर्म की बात की जा रही थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर राजनीतिक चेतना का अभाव था। देखो जब जब मनुष्य मानव जाति विश्वास के सहारे जीवन जीती है, तब तब राजनीति बहुत कम हो जाती है, या राजनीति का अस्तित्व होता ही नहीं है। और जब जब मनुष्य विवेक के सहारे जीवन जीता है, तब तब राजनीति अस्तित्व में आ जाती है, या राजनीति जोर पकड़ जाती है। अतः ये कहा जा सकता है कि जब जब चेतना विवेक होगा तब तक राजनीति होगी, और जब जब आस्था विश्वास अंधविश्वास होगा तब तब राजनीति अस्तित्व में नहीं होगी। ये बात आपको नोट करनी है। ये बात मल्फर्ड क्यू सीबली ने अपनी पुस्तक राजनीतिक विचार और विचारधाराओं के अंतर्गत कही है। क्या? पश्चिमी राजनीतिक विचार और विचारधाराओं के अंतर्गत कही है। किसने कही? मल्फर्ड क्यू सीबली, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे, बहुत बुद्धिजीवी थे। अब बेटा राजनीतिक चेतना पहले तो कहते किसको, ये समझें। राजनीतिक चेतना उन उद्देश्यों के प्रति जागृति है। नोट करें, राजनीतिक चेतना उन उद्देश्यों के प्रति जागृति है, मतलब जागना है। राजनीतिक चेतना उन उद्देश्यों के प्रति जागृति है जिनकी प्राप्ति किसी राजनीतिक संगठन द्वारा होती है। मतलब वास्तविक रूप में जिन उद्देश्यों की प्राप्ति किसी राजनीतिक संगठन के द्वारा होती है, उन उद्देश्यों के प्रति जागृति हो जाती है, जागरण हो जाता है, तो उसको राजनीतिक चेतना कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूँ आपको, भारत का उदाहरण देता हूँ। तो भारत के अंतर्गत वास्तविक रूप में राजा राम मोहन राय, जो कि आधुनिक भारत के जनक माने जाते हैं, तो राजा राम मोहन राय से पहले हमारे यहाँ वास्तविक रूप में विश्वास आस्था के सहारे लोग जीवन जी रहे थे। अब राजा राम मोहन राय ने वास्तविक रूप में जनता को जगाया, जिसको कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है ना। अर्थात इन्होंने विवेक और बुद्धि की बात की कि भाई कोई भी निर्णय लिया जाए तो विवेक और बुद्धि के आधार पर लिया जाए। तो जब ऐसा होता है तो उसी को राजनीतिक चेतना कहा जाता है। तो उन उद्देश्यों के प्रति जागृति है, जागृति मतलब जागना है, जागरण है। उन उद्देश्य के प्रति जागृति है जिनकी प्राप्ति किसी राजनीतिक संगठन द्वारा होती है, तो राजनीतिक चेतना होगी। अब इसने योगदान कैसे दिया है? तो सबसे पहले तो नोट करेंगे गिलक्रास्ट, महत्वपूर्ण कोटेशन है। राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, जिनमें वंश संबंध और धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है, और यह सबसे मुख्य तत्व है। बेटा ध्यान दीजिएगा। अब
चाहे सामाजिक भावना हो, वन संबंध हो, धर्म हो, आर्थिक गतिविधि हो, शक्ति हो, इन सब में वास्तविक रूप में इनकी जो तय है, इनका जो अंतः स्थल है, उसकी तह में राजनीतिक चेतना मौजूद है। सब में राजनीतिक चेतना मौजूद है। इसलिए राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण आधार या तत्व है। यदि राजनीतिक चेतना ही नहीं होगी तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि राज्य अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। तो फिर से कह रहा हूँ, गिलक्रास्ट क्या करें कि राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, ये राज्य निर्माण के सभी तत्व हैं पीछे 5, निर्माण के सभी तत्वों की तह में, उसके अंतः स्थल में, तह में, जिनमें वन संबंध और धर्म भी सम्मिलित हैं, राजनीतिक चेतना है और यह सब से मुख्य तत्व है। ध्यान दीजिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, राज्य निर्माण के सभी तत्वों की तह में, उसके अंतः स्थल में, गहराई में, जिनमें वन संबंध और धर्म भी सम्मिलित है, राजनीतिक चेतना है। मतलब राज्य निर्माण के जितने भी तत्व उन सबकी तह में, उनके अंतः स्थल में वास्तविक रूप में राजनीतिक चेतना है और यह सबसे मुख्य तत्व है। मतलब राजनीतिक चेतना सबसे मुख्य तत्व है किसके लिए? राज्य की उत्पत्ति के लिए। इसलिए राज्य की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य तत्व या आधार राजनीतिक चेतना है। यदि राजनीतिक चेतना ही नहीं होगी, लोग अंधविश्वास के सारे जीवन व्यतीत करेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर राज्य अस्तित्व में आ ही नहीं सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है बेटा। अब फिर मैंने आगे यहाँ लिखा है कि जैसे जैसे संगठन का क्षेत्र और आकार बढ़ता है, वैसे वैसे राजनीतिक चेतना भी बढ़ती है। बेटा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, जैसे जैसे संगठन का क्षेत्र और आकार बढ़ता है, वैसे वैसे राजनीतिक चेतना भी बढ़ती है। आप देखो, जैसे प्रारंभिक समाज की बात करते हैं, आदिम समाज की बात करते हैं, तो वहाँ पर कबीले हुआ करते थे। कबीला बोलते हैं जिसको, ठीक है, मैंने पीछे आपको बताया भी है, जिसको कुल भी कह देते हैं, कबीला भी कह देते हैं। तो जैसे जैसे संगठन का क्षेत्र और आकार बढ़ता है, तो वास्तव में प्रारंभ में कबीले थे। अब कबीले का जो आकार और क्षेत्र था वो छोटा था, तो उसमें इतनी राजनीतिक चेतना भी नहीं थी। वास्तविक रूप में कबीले का मुखिया सरदार होता था, तो सरदार के आदेशों का पालन जो कबीले के सदस्य होते थे बिना सोचे समझे कर लिया करते थे, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे 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 कबीले का विकास होता है। जैसे मैंने यहाँ पर नोट भी किया है, परिवार ने जाति, जाति ने कबीला और कबीले ने समाज और समाज ने राज्य को धारण किया। तो धीरे 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 क्या होता है, फिर जो कबीला होता है उसका क्षेत्र और आकार बढ़ता है। अब जैसे जैसे कबीले का क्षेत्र और आकार बढ़ता है, वैसे वैसे राजनीतिक चेतना भी बढ़ती चली जाती है। तो आज आप देख सकते हैं पूरी दुनिया के अंतर्गत जितने भी राष्ट्र राज्य हैं, उन सभी में आप देखेंगे राजनीतिक चेतना बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे संगठन का क्षेत्र और आकार बढ़ता है, वैसे वैसे राजनीतिक चेतना भी बढ़ती है। प्रारंभ में आदिम समाज के अंतर्गत जो संगठन थे वो बहुत छोटे थे, उनमें राजनीतिक चेतना भी बहुत कम थी। एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि राजनीतिक चेतना का अभाव ही था। लेकिन जैसे 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 इन कबीलों का, इन संगठनों का क्षेत्र और आकार बढ़ा, वैसे 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 राजनीतिक चेतना भी बढ़ती चली गई। मतलब लोगों ने यूँ ही आस्था और विश्वास को स्वीकार नहीं किया, यूँ ही मतलब जो शासक होता है, जो मुखिया होता है, उसके आदेशों का पालन नहीं किया, बल्कि लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया कि आखिर हम आपके आदेशों का पालन करें तो क्यों करें, इससे हमें क्या फ़ायदा है। और अगर कोई गलत आदेश दिया जाता है, उन आदेशों का विरोध भी किया जाता है। और जब आदेशों का विरोध किया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनमें राजनीतिक चेतना मौजूद है। जब राजनीतिक चेतना नहीं होगी तो गलत आदेशों का विरोध नहीं किया जा सकता। लोगों को ज्ञान नहीं होगा कि कौन सा आदेश अच्छा है, कौन सा बुरा है। ठीक है बेटा, फिर से कह रहा हूँ मैं, जैसे जैसे संगठन का क्षेत्र और आकार बढ़ता है, वैसे वैसे राजनीतिक चेतना भी बढ़ती है। अतः आप कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना भी राज्य की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण आधार या तत्व है। अब ये 6 तत्व हो गए। इन 6 तत्वों के आधार पर आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति धीरे धीरे होती है, क्रमशः होती है, विकास के माध्यम से होती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि राज्य इतिहास का फल है। क्या है? राज्य इतिहास का फल है। तो आप देख सकते हैं संपूर्ण इतिहास इसमें समाहित हो जाता है। अब बेटा निष्कर्ष लेते हैं हम। निष्कर्ष क्या लेंगे कि ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक तत्व योगदान देते रहे। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ पर जो काल्पनिक विचारधाराएं हैं जिसमें 5 सिद्धांत आते हैं, वो तो ये कहते हैं, जैसे दैवीय सिद्धांत है वो ये कहता है कि भाई राज्य का जो आधार है केवल ईश्वर है। शक्ति सिद्धांत कहता है कि राज्य का आधार या तत्व केवल शक्ति है। पितृसत्तात्मक मातृ सत्तात्मक सिद्धांत कहता है कि भाई परिवार का आधार केवल परिवार है। मतलब इन दोनों सिद्धांतों ने कहा है कि राज्य परिवार का विराट रूप है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत कहता है कि भाई राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने
किया है, मतलब एक बनावटी संस्था है, एक कृत्रिम संस्था है, राज्य का निर्माण लोगों ने समझौता करके किया है। ये पांचों सिद्धांत अलग अलग बात कहते हैं और राज्य का एक एक आधार या तत्व बतलाते हैं। लेकिन जो विकासवादी सिद्धांत या ऐतिहासिक सिद्धांत वो ये कहता है ऐतिहासिक दृष्टि से अनेक तत्व योगदान देते रहे, मतलब राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत या राज्य का जो आधार है वह एक तत्व नहीं है, या राज्य की उत्पत्ति के अंतर्गत एक तत्व में योगदान नहीं दिया है, बल्कि अनेकों तत्वों का योगदान रहा है और अनेकों तत्वों के योगदान के कारण ही वर्तमान समय में जो राज्य है वो अस्तित्व में आया है। ठीक है बेटा। फिर मैंने आगे लिखा है राज्य का विकास संपूर्ण इतिहास का विकास है, अर्थात वास्तविक रूप में जो राज्य का विकास हुआ है संपूर्ण इतिहास का विकास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रारंभ में कबीलाई समाज से शुरू किया है और लास्ट तक राज्य तक की बात की है, तो आप कह सकते हैं कि राज्य का विकास संपूर्ण इतिहास का विकास है, मतलब वास्तविक रूप में जो राज्य है वह इतिहास का ही फल है। यही राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है बेटा। और अंत में मैंने यहाँ लिखा है अरस्तु, जो कि मैंने यहाँ आपको समझा भी दिया। इसका मतलब ये है, फिर लास्ट में बता रहा हूँ कि वाकई देखा जाए तो कहा यह जाता है कि राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत आधुनिक युग की देन है, लेकिन नहीं, ये बात सही नहीं है। वास्तविक रूप में राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है इसकी कुछ झलक हमें अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में भी मिल जाती है। हालांकि अरस्तु ने ये नहीं कहा है कि मैं राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत दे रहा हूँ, नहीं, परंतु जब हम अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स का अध्ययन करते हैं तो उसमें बात हमें दिखाई देती है, हम विश्लेषण करते हैं तो ये बात दिखाई देती है, स्पष्ट होता है कि अरस्तु ने भी वास्तविक रूप में राज्य के विकासवादी सिद्धांत की बात की है। कैसे की है? जैसे सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले परिवार अस्तित्व में आते हैं। ठीक है, परिवार के अंतर्गत पति पत्नी संतान और दास होते हैं। उसके बाद विभिन्न परिवारों से क्या होता है, ग्राम अस्तित्व में आता है। फिर विभिन्न ग्रामों से नगर राज्य अस्तित्व में आते हैं। उस समय नगर राज्य हुआ करते थे। अरस्तु के ज़माने में यूनान में नगर राज्य थे, जैसे दो नगर राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, एथेंस और स्पार्टा। तो डेफिनेटली कहा जा सकता है कि अरस्तु ने भी जो ये बात कही है तो इससे हमें लग रहा है कि ये भी विकासवादी सिद्धांत के समर्थक दिखाई देते हैं। ये अलग बात है कि अरस्तु ने स्पष्ट रूप में विकासवादी सिद्धांत नहीं दिया है, लेकिन अरस्तु की पुस्तक का जब हम अध्ययन करते हैं पॉलिटिक्स का तो उसमें ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि अरस्तु विकासवादी सिद्धांत के समर्थक थे। बेटा ये हो गया राज्य की उत्पत्ति का ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत। मुझे पूरा विश्वास है आप राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच।